विभा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कदकाठी की विभा देखने में सुंदर होने के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वो एक डेंटिस्ट के पास अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का डेंटिस्ट का क्लिनिक है। विभा का घर मल्लाह मोहल्ले में था। वो हर रोज़ सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वो लंच करने के लिए घर लौटती। लंच के बाद फिर से क्लिनिक में लौट जाती थी। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ता था और फिर अपने घर वापस जाता था। ये विभा की रोज़ की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना ज़्यादातर समय देने के बाद भी विभा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना LLB करके वकील बनने का था। वो एक प्राइवेट कॉलेज से LLB कर रही थी। अब चूंकि घर की हालत सही ना होने के कारण वो अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वो इसी क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वो अपने काम से बहुत खुश थी और ज़िंदगी जो है उसकी सामान्य तरीके से चल रही थी। वो रोज़ की तरह घर से ड्यूटी पर जाती है। दोपहर के समय वो घर आती है, लंच करके वापस ड्यूटी पर चली जाती है। उस रात 9 बज चुके थे। वो घर वापस नहीं लौटी थी तो उसके पिता राम नरेश केवट और माँ राम तरिया की आंखों में परेशानियों के बादल गुमड़ने लगते हैं। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतज़ार करने के बाद भी जब सुबह तक विभा घर नहीं लौटती तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उनके क्लिनिक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह से परेशान राम नरेश केवट ने जब डॉक्टर आशुतोष से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे अपनी तनख्वाह के 6,000 रुपये लिए थे और कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर वो चली गई थी। लगता है उसने किसी दूसरी जगह नौकरी करनी शुरू कर दी है। चिंता न करें, वो कुछ ही दिनों में घर लौट आएगी। राम नरेश और रमतरिया वहाँ से घर की तरफ लौट जाते हैं और बार बार विभा के मोबाइल पर फ़ोन करके उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी रात उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फ़ोन कर पूछा, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है। राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वो अपने माता पिता से नाराज़ थी, इसीलिए वो किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रह रही है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहाँ पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसको नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और राम तरिया के गले से नहीं उतरती। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो उसका पता लगाने में नाकामयाब रहते हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वो शायद उनसे कुछ छिपा रहा है। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीना गुजर चुका था। उसके बाद विभा का कुछ पता नहीं चल रहा था तो राम तरिया ने 1 फरवरी 2021 को दवारी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसको तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वो इस केस की जांच में जुट जाती है। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता से जब उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उसके माता पिता ने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां पर डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की और उसके बाद डॉक्टर से वो 6,000 रुपया लेने के बाद कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया है। ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को अपने पुलिस स्टेशन में बुलाया
और उससे विभा केवट के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ करने के बाद आशुतोष को अपने घर वापस जाने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर जो है वो बार बार बयान बदल रहा था। अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह होने लगता है। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार डॉक्टर आशुतोष से ही फ़ोन पर बातचीत की थी। उसके बाद उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन हुआ ही नहीं। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा से पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई है। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना आशुतोष को गिरफ्तार कर लेती है और इसकी सूचना सतना के एसपी विजय प्रताप सिंह को दे दी जाती है। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भवली, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर कि विभा की लाश एक गड्ढे में दबाई गई थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के अधिकारी गड्ढे की खुदाई करते हैं, तो कुछ देर खुदाई करने के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकलती है। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की जाती है तो वहां पर एक युवती की लाश दिखाई देती है। लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश के गले में एक दुपट्टा तथा कमर में नीचे लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रमतरिया को लाश दिखाई जाती है, तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर अपनी बेटी विभा को पहचान लिया। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी निकलकर सामने आती है। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वो कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर काम करता है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की ज़रूरत थी। मल्हा मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक में काम करने के बारे में बताया और उसको उसके द्वारा दी जाने वाली सैलरी के बारे में बताया, तो विभा जो है वो इतनी सैलरी पर काम करने के लिए मान जाती है। ये बात सन 2018 की है। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझाने के बाद ये भी समझा दिया कि वो आने वाले पेशेंट से किस तरह का व्यवहार करे। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर मैं यहाँ पर मौजूद ना हूँ तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल एक दूसरे को एक्सचेंज किए। विभा काफ़ी तेज तरार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वो सारा काम सीख जाती है। उसकी कार्यकुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष बहुत खुश होते थे। विभा यहाँ पर काम करके पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वो वेतन भी टाइम से दे रहा था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहता है। साल भर गुजर जाता है और उसके बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। पेशेंट की मौजूदगी में वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की बातें ही करते थे, लेकिन जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो वो हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की तमाम बातें आपस में शेयर करते। बातों बातों में वक्त आसानी से निकल जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना बना ली थी और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। योजना के तहत शाम को जब वो क्लिनिक बंद करता
तो घर जाने से पहले विभा को उसके घर पर छोड़ने जाने लगा। विभा डॉक्टर आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार को नहीं समझ सकी थी। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभी वो विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, जहाँ पर खाने के दौरान वो विभा का दिल जीतने की कोशिश करता था। विभा एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। जल्दी ही वो उसकी बातों में आ जाती है और डॉक्टर आशुतोष ने जब जान लिया कि विभा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी, तो एक दिन उसने विभा को शादी करने का झांसा दे दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उस दिन से डॉक्टर का विभा के प्रति व्यवहार जो है वो एकदम से बदल जाता है। विभा को खुश रखने के लिए वो रोज़ उसको महंगे महंगे तोहफे देने लगा ताकि वो उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर सके। विभा अब उसको आनाकानी नहीं करती थी। यहाँ तक कि एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष से अपने अफेयर की बात बता दी और ये भी कहा कि कुछ ही दिनों के बाद वो उस डॉक्टर से शादी कर लेगी। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर लोग जो हैं वो गरीब घर की लड़कियों से शादी नहीं करते, बल्कि अपना मतलब सीधा करते हैं। कहीं तुम भी आगे चलकर इसके द्वारा ठगी न जाओ, इसलिए जितना जल्दी हो सके कहीं और शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना करके आसानी से अपना मुंह मोड़ ले। उस वक्त कहने के लिए तो विभा ने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन उस दिन से ही विभा ने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो जल्द से जल्द ही डॉक्टर से शादी करके रहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता, तो विभा उसको कहती कि पहले मेरे से आप शादी कीजिए, उसके बाद आपका जो दिल करे वो कर लेना। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते वो उससे शादी करने का दबाव डालने लगती। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता था। समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो विभा को केवल मौज मस्ती करने के लिए ही यूज़ किया था। वास्तव में उसके दिल में कभी भी विभा से शादी करने के बारे में ख्याल आया ही नहीं था। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया, तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष उसकी लाश को एक बोरी में डालता है और क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख देता है। अगले दिन वो क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचने लगता है। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने विभा की लाश को गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर नमक डाल दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद उसने कहीं से एक कुत्ते की लाश का इंतज़ाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद उसने उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डाल दी। कुत्ते की लाश डॉक्टर ने गड्ढे में इसलिए डाली ताकि विभा की लाश की बदबू आसपास के एरिया में फैलने पर अगर लोग आते हैं और उसका कारण पूछते हैं तो वो सबको बता सके कि यहाँ पर कुत्ते की लाश दबाई गई है। इस तरह विभा की लाश इस गड्ढे में दबी होने की बात उजागर नहीं हो पाती। लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम कॉल और उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर शक हो गया। जब उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि तय हो सके कि लाश विभा की ही थी। विभा की लाश बरामद होने के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा के तहत 302 और 201 धारा जोड़कर आशुतोष त्रिपाठी को गिरफ्तार करके सतना की अदालत में पेश किया जाता है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, जहां से कि उसको सारी उम्र जेल में रहने की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों, मैं यहां पर यही कहना चाहूँगा, अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।